वेलकम फ्रेंड्स, क्रैक प्लस 2 में आपका स्वागत है। तो हम लोग जयप्रकाश नारायण की निबंध संपूर्ण क्रांति पढ़ रहे थे, जिसमें कि हम लोगों ने इनका लेखक परिचय तो देख लिया था। जयप्रकाश नारायण का जन्म, निधन, जन्मस्थान, उनकी रचनाएं, उनकी प्राथमिक शिक्षा, माता पिता, पत्नी का नाम, ये सब मैंने बोल भी दिया था आपको अंडरलाइन करने के लिए। और यहाँ पे ये भी बोल दिया था 1998 में इनको भारत रत्न मिला। हालांकि आप पूछेंगे कि इनकी मृत्यु तो 8 अक्टूबर 1979 को ही हो गई थी, तो फिर 1998 में इनको भारत रत्न कैसे मिला? तो मरणोपरांत भी भारत रत्न मिलता है अगर कोई बहुत अच्छा कृति हो, बहुत अच्छा आदमी है और उन्होंने बहुत सारी रचनाएं अपने द्वारा लिखी है जो कि बाद में जाके बहुत प्रसिद्ध हुई। तो अगर वो मर भी गए तो उनको बाद में भारत रत्न दे दिया जाता है 1998 में। मतलब उनके नाम से ये दर्ज रहता है कि इनको भारत रत्न मिला है, 1998 में दिया गया मरणोपरांत। तो अगर आपको ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाए कि मरणोपरांत भारत रत्न किनको मिला है, तो अगर जयप्रकाश नारायण का नाम रहेगा तो बाकी नाम आप देखेंगे भी नहीं, जयप्रकाश नारायण में ही सही निशान लगाएंगे। और कब मिला? 1998 में। तो ये वीडियो का दूसरा भाग है, मैंने पहला भाग डाल दिया है, आप देख सकते हैं चैनल पे जाके। तो यहाँ पे हम लोग आज स्टार्ट करेंगे संपूर्ण क्रांति। ये भाषण जयप्रकाश नारायण ने 1974 में दिया था पटना के गांधी मैदान में, और डेट था 5 जून। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। आप बुक और पेंसिल लेके रेडी रहिएगा। मैं जहाँ बोलूँगा आप उसको अंडरलाइन करेंगे और आप उसको एक ऑब्जेक्टिव की तरह याद भी करेंगे, एक ऑब्जेक्टिव बन जाए। नहीं तो मैं लास्ट में ऑब्जेक्टिव भी बना दूंगा उसको, आप ऐसे याद भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट मैं करता हूँ अब। संपूर्ण क्रांति नाम है चैप्टर का। यहाँ से शुरू होता है ये भाषण, जो कि पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 को जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया। बिहार प्रदेश छात्र संघर्ष समिति के मेरे युवक साथियों, बिहार प्रदेश के असंख्य नागरिक भाइयों और बहनों, अभी अभी रेणु जी ने जो कविता पढ़ी, यानी कि इनके भाषण देने से पहले एक और कवि आके कविता पढ़े थे। वो कवि का नाम था फणीश्वर नाथ रेणु। वो कवित्री नहीं, कवि थे। अनुरोध तो वास्तव में उनका था, सुनाना तो वह चाहते थे। मुझसे पूछा गया कि वह कविता सुना दे या नहीं। मैंने स्वीकार किया, लेकिन उसने बहुत सारी स्मृतियाँ और अभी हाल की बहुत दुखद स्मृति को जागृत कर दिया। इससे हृदय भर उठा है। आपको शायद मालूम ना होगा कि जब मैं वेल्लोर अस्पताल के लिए, आपको मतलब किसको ये भाषण दे रहे हैं, उस मैदान में, पटना के गांधी मैदान में असंख्य युवा लोग बहुत सारे वहाँ पे आए हुए हैं, तो उनको ये इंगित कर रहे हैं। तो ये भाषण चल रहा है, उसी का ये एक संकलन यहाँ पे आपके बुक में दिया गया है। आपको शायद मालूम ना होगा कि जब मैं वेल्लोर अस्पताल के लिए रवाना हुआ था तो जाते समय मद्रास में 2 दिन अपने मित्र श्री ईश्वर अय्यर के साथ रुका। आप इसको अंडरलाइन कीजिए। जब जयप्रकाश नारायण वेल्लोर अस्पताल के लिए रवाना हुए तो वो जाते समय कहाँ रुके थे और उनके मित्र का नाम क्या था, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो जाते समय मद्रास में 2 दिन अपने मित्र श्री ईश्वर अय्यर के साथ रुका था, इसको अंडरलाइन कीजिए। कहीं से भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, तो इस तरह से कहीं भी यूट्यूब में नहीं बताया गया है कि आपको कहाँ से अंडरलाइन करना है, क्योंकि पहले इस तरह से क्वेश्चन पूछा नहीं जाता था। वीडियो जो भी यूट्यूब पे है हिंदी की, वो सब 1 साल 2 साल पुरानी है। तो पिछले साल से जो ट्रेंड चला हुआ है कि कहीं से भी कोई लाइन उठा के दे देता है। तो जब तक मैं वीडियो बनाऊंगा आपको कहीं से भी सोचने की जरूरत नहीं। मैं जो अंडरलाइन बोलूँगा आप उसको कर लेंगे और आप उसको याद रखेंगे। नहीं तो आप एक कॉपी बना के उसको एक लाइन ऑब्जेक्टिव के रूप में लिख लेंगे। अब आगे देखते हैं। वहाँ दिनकर जी गंगा बाबू से मिलने आए थे, बल्कि गंगा बाबू तो साथ ही रहते थे और दिनकर जी बड़े प्रसन्न दिखे। दिनकर मतलब कौन? रामधारी सिंह दिनकर। उन्होंने अभी हाल की अपनी कुछ कविताएं सुनाई और मुझसे कहा कि आपने जो आंदोलन शुरू किया है, जितनी मेरी आशाएं आपसे लगी थी, उन सब की पूर्ति आपके इस आंदोलन में, इस नए आवाहन में, देश के तरुणों का जो आपने जो किया है मैं देखता हूँ। तालियां बजी तो ये बोलते हैं तालियां हरगिज़ ना बजाइए, मेरी बात चुपचाप सुनिए। ये भाषण दे रहे हैं। अब यहाँ तक तो इस प्रसंग से हम लोगों को यही समझ में आया कि भाषण शुरू किए हैं और किस तरह से ये कहाँ पे रुके थे इस बारे में बताए। उसके बाद आगे इनका भाषण आगे बढ़ता है। अब मेरे मुंह से आप हुंकार नहीं सुनेंगे, लेकिन जो कुछ विचार मैं आपसे कहूँगा वे विचार हुंकारों से भरे होंगे। क्रांतिकारी वे विचार होंगे जिन पर अमल करना आसान नहीं होगा। अमल करने के लिए बलिदान करना होगा, कष्ट सहना होगा, गोली और लाठियों का सामना करना होगा, जेलों को भरना होगा। तो क्या चीज़ पे अमल करने ये बोल रहे हैं, इसी में आगे है, वो बताऊँगा मैं। ज़मीनों की कुर्कियाँ होंगी, यह सब होगा। कुर्कियाँ मतलब होता है कि पुलिस द्वारा उसको जब्त कर लिया जाना, कानून द्वारा जब्त कर लिया जाना। यह क्रांति है मित्रों, और संपूर्ण क्रांति है। यह कोई विधानसभा के विघटन का ही आंदोलन नहीं है। वह तो एक मंजिल है जो रास्ते में है। दूर जाना है, दूर जाना है। जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में भी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है, इस स्वराज्य को प्राप्त करने के लिए, जिसके लिए देश के हजारों लाखों जवानों ने कुर्बानियाँ दी है, जिसके लिए सरदार भगत सिंह, उसके साथी, बंगाल के सारे क्रांतिकारी साथी, महाराष्ट्र के साथी, देश भर के क्रांतिकारी सभी गोली का निशाना बने या तो फांसी पर लटकाए गए। जिस स्वराज्य के लिए लाखों लाख देश की जनता बार बार जेलों को भरती रही है, लेकिन आज 27-28 वर्ष के बाद का जो स्वराज्य है उसमें जनता कराह रही है। भूख है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, कोई काम नहीं जनता का निकलता है।
बगैर रिश्वत दिए। सरकारी दफ्तरों में, बैंकों में, हर जगह टिकट लेना है, उसमें जहाँ भी हो रिश्वत के बगैर काम नहीं जनता का होता। हर प्रकार के अन्याय के नीचे जनता दब रही है। शिक्षा संस्थाएं भ्रष्ट हो रही हैं, हजारों नौजवानों का भविष्य अंधेरे में पड़ा हुआ है, जीवन उनका नष्ट हो रहा है। शिक्षा दी जाती है गुलामी की शिक्षा। मतलब इसमें ये कहना चाह रहे हैं 5 जून 1974 को ये भाषण दिया गया था। तो आप एक बात गौर करेंगे तो ये आज़ादी के बाद का भाषण है। भारत तो 1947 में ही आज़ाद हो गया था। तो ये भाषण किस चीज़ का दे रहे थे? कहीं अंग्रेज़ों को भगाने के लिए तो नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। ये भाषण आज़ादी के बाद का है और गांधी जी के मरने के बाद का है। ये जयप्रकाश नारायण ये जो भाषण दे रहे हैं, तो इसमें वो ये कह रहे हैं, भाषण भाषण में ये वो कह रहे हैं कि स्वराज तो हमें मिल गया, यानी कि अंग्रेज़ तो देश छोड़ के चले गए, लेकिन अभी भी हम हमारे देश में एक तरह का देखा जाए तो भूख है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, कोई काम नहीं निकलता जनता का बगैर रिश्वत दिए। मतलब क्रांति अभी भी एक ज़रूरी है। तो इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। अगर ये भी शीर्षक आएगा कि संपूर्ण क्रांति का नारा किन्होंने दिया, तो आपको जयप्रकाश नारायण लिखना है, क्योंकि ये चैप्टर का ही आपका नाम है, वैसे भी आप लिख ही देंगे। तो सरकारी दफ्तरों में, बैंकों में, हर जगह जहाँ पर भी जाओ वहाँ रिश्वत दिए बगैर काम नहीं चलता है। हर प्रकार के अन्याय के नीचे जनता दब रही है। अन्याय तो हो रहा है, लेकिन उसको कोई बोल नहीं सकता है, उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकता है, इतना ज़्यादा अन्याय हो रहा है। तो इसलिए वहाँ पे जितना भी लोग मैदान में है, गांधी मैदान में, उन सबको ये संबोधित कर रहे हैं। शिक्षा दी जाती है तो गुलामी की शिक्षा, जीवन उनका नष्ट हो रहा है। आगे देखते हैं। शिक्षा पाकर दर दर ठोकरें खाना, नौकरी के लिए नौकरियां मिलती ही नहीं, आज भी वही हाल है। दिन भर दिन बेरोजगारी बढ़ती जाती है, गरीब की बेरोजगारी बढ़ती जाती है। गरीबी हटाओ के नारे जरूर लगते हैं, लेकिन गरीबी बढ़ी है पिछले वर्षों में। तो मित्रों, आज की स्थिति यह है, और इस स्थिति में वहाँ दिनकर जी ने हमें कुछ अपने शब्द सुनाए, बड़े हृदयग्राही थे। हृदयग्राही मतलब जो हृदय को छू दे। और उसी रात जब विदा हुए, उसी रात को हमारे मित्र रामनाथ जी गोयनका, इंडियन एक्सप्रेस के मालिक थे। रामनाथ जी गोयन कौन थे? इंडियन एक्सप्रेस के मालिक। इसको आपको अंडरलाइन करना है कि घर पर वह मेहमान थे। रात को दिल का दौरा पड़ा, 3 मिनट में उनको अस्पताल पहुंचाया गोयनका जी ने, 3 मिनट में। विलिंगडन नर्सिंग होम शायद उसे कहते हैं। सारा इंतजाम था वहाँ पर। पटना का अस्पताल तो पता नहीं 3 घंटे में भी तैयार ना हो पाता। सभी डॉक्टर सब तरह के औजार लेकर तैयार थे, लेकिन दिनकर जी का हार्ट फिर से जिंदा नहीं हो पाया, यानी कि उस दिन दिनकर जी मर चुके थे। उसी रात उनका निधन हो गया। ऐसी चोट लगी उनकी यह कविता सुन के, उनका वह सुंदर सौम्य जोशीला चेहरा याद आ गया। आज लगता है हमारे 2 मित्रों की कितनी कमी है। आज भाई बेनीपुरी जी होते, उनकी लेखनी में जो ताकत थी, आज के जुलूस का, आज की सभा का जो वर्णन वह देते, एक एक शब्द में अंगार होते। तो इनके 2 मित्र, यहाँ जो 2 मित्र का चर्चा हुआ है, तो आप इसको भी अंडरलाइन करेंगे। वो 2 मित्र कौन है? तो पहले तो राम वृक्ष बेनीपुरी, इनके पहले मित्र। बेनीपुरी यहाँ लिखा हुआ, तो इनका पूरा नाम राम वृक्ष बेनीपुरी है। तो आप अगर इसको लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं कॉपी में, ऑब्जेक्टिव बना के। इनके 2 मित्र कौन थे? पहले मित्र थे राम वृक्ष बेनीपुरी, और दूसरे यही दिनकर जी, जिनका हार्ट अटैक हो गया था। आज दिनकर जी जो कविता लिखते गए नए भारत के नवनिर्माण के लिए, जो देश के युवकों और छात्रों और देश के साधारण व्यक्तियों, नर और नारियों के द्वारा आज से हो रहा है शुरू, प्रारंभ हो गया है, वह कविता शायद इस नवीन क्रांति का एक अमर साहित्य बन जाती। लेकिन आज दोनों ही नहीं है, न दिनकर जी हैं न बेनीपुरी जी। यानी कि जयप्रकाश नारायण के कौन 2 मित्र थे? रामधारी सिंह दिनकर और राम वृक्ष बेनीपुरी। तो मित्रों, ये स्मृतियाँ जगी हैं और इनका भार हृदय पर है। मैं तो थक गया हूँ, लेकिन आज बड़ी भारी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर आई है, और मैंने इस जिम्मेदारी को अपनी तरफ से मांग करके नहीं लिया। तरुणों से, छात्रों से बराबर कहता रहा हूँ। जब पहला हमने आह्वान किया था यूथ फॉर डेमोक्रेसी का, तो यहाँ पे अंडरलाइन करना है आपको, यूथ फॉर डेमोक्रेसी का नारा किसने दिया था, या आह्वान किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने। लोकतंत्र में युवकों का क्या रोल है, यह हमने जो बताया था उसमें लिखा था, और उसके बाद बराबर कहता रहा हूँ। संचालन समिति में बहस करता रहा हूँ। हम बूढ़े हो गए, हमारी सलाह ले लीजिए। हम दूसरी पीढ़ी के हो गए, आप नई पीढ़ी के लोग हैं। देश का भविष्य आपके हाथों में है। उत्साह है आपके अंदर, शक्ति है आपके अंदर, जवानी है, आप नेता बनिए। मैं आपको सलाह दूंगा। तो छात्रों ने कहा, जयप्रकाश जी, मार्गदर्शन से काम नहीं चलेगा, आपको नेतृत्व स्वीकार करना पड़ेगा। मैं टालता रहा, लेकिन अंत में वे लौट जाते समय मैंने उनके आग्रह को स्वीकार किया। स्वीकार करते समय मैंने अनुभव किया अपनी अयोग्यता का, और नम्रतापूर्वक ये स्वीकार किया। परंतु छात्रों से भी, आप सबसे भी यह अनुरोध है कि नाम के लिए मुझे नेता नहीं बनना है। मुझे सामने खड़ा करके और कोई हमें डिक्टेट करे पीछे से कि क्या करना है जयप्रकाश नारायण तुम्हें, तो इस नेतृत्व को कल मैं छोड़ देना चाहूँगा। मैं सबकी सलाह लूँगा, तालियां नहीं, बात सुनिए, बात समझिए, सबकी बात सुनूंगा। छात्रों की बात जितना भी ज़्यादा होगा, जितना भी समय मेरे पास होगा, उनसे बहस करूँगा, समझूंगा, और अधिक से अधिक उनकी बात में स्वीकार करूँगा। आपकी बात स्वीकार करूंगा जनसंघर्ष समितियों की, लेकिन फैसला मेरा होगा। इस फैसले को इनको मानना होगा और आपको मानना होगा। तब तो इस नेतृत्व का कोई मतलब है, तब यह क्रांति सफल हो सकती है। और नहीं तो आपस के झगड़ों में, बहसों में पता नहीं हम किधर बिखर जाएंगे और क्या नतीजा निकलेगा। मतलब छात्रों ने इनसे जो अनुग्रह किया कि आपको नेतृत्व स्वीकार करना होगा, तो पहले तो इन्होंने टाला,
उसके बाद फिर इन्होंने बोला कि ठीक है मैं तो नेतृत्व ले लूँगा, मतलब आंदोलन करने का नेतृत्व ले लूँगा, लेकिन आप लोगों को मेरी बात माननी होगी, मतलब जो मैं कहूँगा वो करना होगा, जिस तरह से मैं बताऊँगा आगे का क्या कदम उठाना है वो करना होगा। आगे देखते हैं। बहुत दिनों से सार्वजनिक जीवन में हूँ। 1921 में जनवरी के महीने में इसी पटना कॉलेज में आईएससी का विद्यार्थी था। अच्छा, इसको आपको अंडरलाइन करना है यहाँ पे। 1921 में जनवरी के महीने में इसी पटना कॉलेज में, यानी कि ज़्यादा नहीं, बस यहीं पे आपको याद रखना है कि वो पटना के कॉलेज में आईएससी इंटर साइंस 1921 में कर रहे थे। हमारे साथ हमारे निकट के साथी थे, वे सब छात्रवृत्ति पाने वाले थे, मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी। सब अव्वल दर्जे के क्रीम थे उस समय के विद्यार्थियों में, और हम सब ने एक साथ गांधी जी के आह्वान पर असहयोग दिया। अव्वल दर्जे के क्रीम का क्या मतलब हुआ यहाँ पे आप देखेंगे, अव्वल दर्जे के क्रीम का मतलब हुआ कि एक तो पढ़ने में तेज, ऊपर से देखने में भी स्मार्टनेस। उस समय के विद्यार्थियों में स्मार्ट विद्यार्थी थे, और हम सब ने एक बात गांधी जी के आह्वान पर से असहयोग किया। असहयोग करने के बाद करीब 1.5 वर्ष यूं ही मेरा जीवन बीता, यानी कि यह असहयोग आंदोलन में भी भाग लिए थे। ये भी आपको अंडरलाइन करना, कब लिए थे इसमें बताऊंगा मैं। क्योंकि मैं साइंस का विद्यार्थी था तो राजेंद्र बाबू के राजेंद्र मतलब कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र बाबू के सचिव या मंत्री या मित्र, या जो कहिए मथुरा बाबू उनके जमाता बाबू फूलदेव सहाय वर्मा थे, उनके पास भेज दिया गया कि फूलदेव बाबू के साथ रहो और उनकी लेबोरेटरी में, उनकी प्रयोगशाला में कुछ प्रयोग करो और उनसे कुछ सीखो। महामना मदन मोहन मालवीय जी के लिए मेरे हृदय में पूजा का भाव है, परंतु हिंदू विश्वविद्यालय में भी दाखिल होने के लिए मैं तैयार नहीं था, क्योंकि सरकारी रुपया, सरकारी एड मदद विश्वविद्यालय को मिलती थी। स्वतंत्र नहीं था, वह पूर्ण रूप से राष्ट्र विद्यालय नहीं था, तो मैं किसी विद्यालय में नहीं गया। बिहार विद्यापीठ में मैंने परीक्षा दी आईएससी की, यहाँ अंडरलाइन कीजिए, बिहार विद्यालय में इन्होंने आईएससी की परीक्षा दी। पास तो करना ही था, पास कर भी गए। उसके बाद बचपन में जब हाई स्कूल में थे तो मैंने स्वामी सत्यदेव के भाषण सुने थे अमेरिका के बारे में। जहाँ मैं बोलूँगा वही अंडरलाइन करना है, ये लाइन अंडरलाइन आपको नहीं करना है। कोई धनी घर का नहीं हूँ, थोड़ी सी खेती और पिताजी नहर विभाग में जिलादार, बाद में रेवेन्यू असिस्टेंट हुए, नॉन गजटेड अफसर थे, उनकी हैसियत नहीं थी कि वह मुझे अमेरिका भेजें। तो यहाँ पे आपको अंडरलाइन करना है, पिताजी नहर विभाग में जिलादार, बाद में रेवेन्यू असिस्टेंट हुए, बस यहाँ तक अंडरलाइन करना है, असिस्टेंट हुए तक। आप अपना बुक में भी देखते जाइए। तो मैंने सुना था कि अमेरिका में मजदूरी करके लड़के पढ़ सकते हैं। मेरी इच्छा थी कि आगे पढ़ना है मुझे। आंदोलन तो गिराव पर आ गया है, चढ़ाव पर था, उतर चुका था। इस बीच अमेरिका से कुछ शिक्षा प्राप्त करके आ जाऊँ, इसीलिए अमेरिका गया। अमेरिका गया। कुछ लोग हैं जो हमारे, पता नहीं कि उन्हें किस नाम से पुकारूं, मुझे आज वर्षों से गालियां देते रहे हैं। कितनी गालियां मुझे दी गई हैं, चूँकि अमेरिका में मैंने पढ़ा इसलिए मैं अमेरिका का दलाल बना हूं। निक्सन को दे दो तार, जयप्रकाश की हो गई हार, ये नारे लगाए, मतलब इनके खिलाफ नारा लगाया गया कि निक्सन को दे दो तार, जयप्रकाश की हो गई हार। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, पूछ भी सकता है। मित्रों, अमेरिका में बागानों में मैंने काम किया, कारखानों में काम किया, लोहे के कारखानों में। यानी अमेरिका का अगर जिक्र है किसी भी क्वेश्चन में, तो ऐसे अगर आपको ज़्यादा नहीं याद हो तो अमेरिका का जिक्र बस जैसे मिले तो आप जयप्रकाश नारायण से समझ जाएगा कि ये जयप्रकाश नारायण के बारे में, और कोई भी लेखक के बारे में अमेरिका का जिक्र नहीं है। तो आप ऐसे अमेरिका का नाम देख के आपको जयप्रकाश नारायण के बारे में समझ जाना है कि जयप्रकाश नारायण के बारे में। अगर ऑप्शन में जयप्रकाश नारायण तो आपको उसी में सही का निशान लगाना है। जहाँ जानवर मारे जाते हैं उन कारखानों में काम किया। जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, छुट्टियों में काम करके इतना कमा लेता था कि कुछ खाना हम 3-4 विद्यार्थी मिलकर पकाते थे, और सस्ते में हम लोग खा पी लेते थे। एक कोठरी में कई आदमी मिलकर रह लेते थे, रुपया बचा लेते थे, कुछ कपड़े खरीदने, कुछ फीस के लिए, और बाकी हर दिन रविवार को भी छुट्टी नहीं, मतलब इनको रविवार को भी छुट्टी नहीं थी। 1 घंटा रेस्तरां मतलब रेस्टोरेंट में, होटल में या तो बर्तन धोया या वेटर का काम किया। मतलब इन्होंने क्या क्या नहीं किया, होटल में रहे, बर्तन धोया, वेटर का काम किया। शाम को रात का खाना उनको इसलिए मिल जाता था क्योंकि वो ये सब काम कर देते थे। दिन का खाना मिल गया। किराया कहाँ से, मकान का हमको आया। बराबर 2-3 लड़के, कितने वर्षों तक 2 चारपाई नहीं थी कमरे में, 1 चारपाई पर मैं और कोई न कोई अमेरिकन लड़का रहता था। हम दोनों साथ सोते थे, एक रजाई हमारी होती थी। इस गरीबी में मैं पढ़ा हूँ। इतवार के दिन या कुछ और टाइम में, या जो होटल का काम है उसको छोड़ करके जूते साफ़ करने का काम शू शाइन पार्लर में, उससे ले करके कमोड साफ़ करने का काम होटलों में करता था। अगर देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी बहुत मेहनती वाली रही। इन्होंने क्या क्या नहीं किया, होटल में बर्तन धोया, फिर उसके बाद वेटर का भी काम किया, तब इनको रात का खाना मिलता था। मतलब आप कहानी की तरह इसको समझिए, है तो ये निबंध, सॉरी है तो ये भाषण, लेकिन आपको समझना है इसको कहानी की तरह, इनका कितना कठिन जीवन व्यतीत हुआ है। इतवार के दिन कुछ और टाइम में होटल का काम है उसको छोड़ करके जूते साफ़ करते थे शू शाइन पार्लर में जूते साफ़ करते थे। इसको अंडरलाइन करना है आपको। उसके बाद कमोड भी साफ़ करने का काम होटल में किया। वहाँ जब बीए पास कर लिया, स्कॉलरशिप मिल गई, 3 महीने के बाद असिस्टेंट हो गया डिपार्टमेंट का, ट्यूटोरियल क्लास लेने लगा, जो तो कुछ आराम से रहा। इस बीच में इन लोगों से पूछिए, मेरा इतिहास ये जानते हैं और जानकर भी मुझे गालियाँ देते हैं।
अब आगे देखते हैं। अमेरिका में विस्कॉसिन में मेडिसन में मैं घोर कम्युनिस्ट था। वहाँ लेनिन का ज़माना था, मतलब ये लेनिन के ज़माने में थे। वह ट्रॉटस्की का ज़माना था। 1924 में लेनिन मरे थे और 1924 में मैं मार्क्सवादी था। मतलब लेनिन तो मरे थे लेकिन ज़माना लेनिन का ही चल रहा था। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि जो जीवित है उसी का ज़माना चलेगा। 1924 में मैं मार्क्सवादी बना था, इसको आपको अंडरलाइन करना है। 1924 में लेनिन मरे थे और 1924 में मैं मार्क्सवादी, मैं मतलब जयप्रकाश नारायण। आपको यहाँ तक अंडरलाइन करना है। दावे के साथ कह सकता है कि उस समय तक जो भी मार्क्सवाद के ग्रंथ छपे थे अंग्रेजी में, हम लोगों ने पढ़ डाले थे। रात रात को रोज़ एक रशियन टेलर था, दर्जी था, उसके साथ उसके यहाँ हमारे क्लास लगते थे। और वहाँ से जब भारत लौटा था, घोर कम्युनिस्ट बनकर लौटा था, लेकिन मैं कांग्रेस में दाखिल हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं दाखिल हुआ? मैंने जो लेनिन से सीखा था वह यह सीखा था कि जो गुलाम देश हैं वहाँ के जो कम्युनिस्ट हैं उनको हरगिज़ वहाँ की आज़ादी की लड़ाई से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए। यद्यपि उस लड़ाई का नेतृत्व जिसको मार्क्सवादी भाषा में बुजुर्ग आ क्लास कहते हैं, उस क्लास के हाथ में हो पूंजीपतियों के हाथ में उसका नेतृत्व हो, फिर भी कम्युनिस्टों को अलग नहीं रहना चाहिए, अपने को आइसोलेट नहीं करना चाहिए। आइसोलेट मतलब एक जगह अपने आप को सबसे परे अलग कर लेना, मतलब सबसे दूर एक बंद कमरे में बंद कर लेना। मतलब कम्युनिस्ट पार्टी में ही दाखिल नहीं हुए। मतलब इन्होंने लेनिन से सीखा था कि जो गुलाम देश है वहीं के जो कम्युनिस्ट हैं उनको हरगिज़ वहाँ की आज़ादी की लड़ाई से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए, इन्होंने ये सीखा था। अब आगे देखते हैं। पहली बात जो मैंने नोट की आपसे कहने के लिए वह इस सरकार के बारे में है। आज से 3 दिन हुए गफूर साहब मिलने आए थे, बहुत प्रेम से मिले। उसके 2 दिन के बाद चंद्रशेखर बाबू मिलने आए, बहुत प्रेम से मिले। लेकिन प्रधानमंत्री से ले करके दीक्षित जी से नीचे सब लोग मुझे डेमोक्रेसी का सबक सिखाते हैं। इनमें से किसी को कोई अधिकार नहीं है कि जयप्रकाश नारायण को सब लोकतंत्र की शिक्षा दें, लेकिन वे जयप्रकाश नारायण को शिक्षा देने की हिम्मत करते हैं। और इनकी हरकत देखिए, शांति में प्रदर्शन, शांति में जुलूस के लिए हज़ारों लोग आ रहे हैं। प्रदेश के कोने कोने से छात्र आ रहे हैं, प्रदेश के कोने कोने से छात्र आ रहे हैं, किसान आ रहे हैं, मजदूर आ रहे हैं, मध्यम वर्ग के लोग आ रहे हैं, कहीं पैदल आ रहे हैं, कुछ बस से आ रहे हैं, कहीं रेलों से आ रहे हैं, कोई ट्रक भाड़े पर लेकर के डीजल अपना खरीद करके लेकर आ रहे हैं। जहाँ तहाँ रोका है, इनको लड़कों को पीटा है, गिरफ्तार किया है अनायास, कोई कारण नहीं है। और यहाँ हमसे आकर के सब मीठी मीठी बातें करते हैं। इन्होंने ज़िद की कि इस रास्ते से जुलूस नहीं जाएगा, इसमें यह खतरा है, वह खतरा है। मुझे कोई खतरा दिखाई नहीं दिया, लेकिन जब उन्होंने कहा कि शायद जेल तोड़ने की कोशिश हो और शायद उन्हें गोली चलानी पड़े, तो मैंने कहा इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लेता हूँ। आंदोलन हमारा किसी दूसरे उद्देश्य से हो रहा है, बीच में यह डाइवर्जन हो जाए, रास्ता ही भटक जाए, हम लोग यह नहीं चाहते। तो चलिए जो आप कहते हैं वही मान लेता हूँ। तो ये बिगड़े भी होंगे छात्र लोग, उधर से जाना था, आप इधर से क्यों आए? हालांकि वे उन लड़कों को ले आए और एक दूसरी बिल्डिंग में खड़ा करके, जो लड़के हमारी छात्र संघर्ष समिति के वहाँ जेल में हैं उनको जुलूस दिखाने के लिए ले आए। मैं नहीं जानता हूँ कि अंग्रेजी सरकार के ज़माने में इस प्रकार का व्यवहार कभी हुआ हो। लोग रेलों से उतार दिए गए, बसों से उतार दिए गए, टिकट था उनके पास, बेटिकट लोग थे उनको उतार दिया गया अलग। मुजफ्फरपुर की रिपोर्ट अपने अखबारों में पढ़ी होगी, सारे डिवीज़न में क्या क्या नहीं हुआ। शर्म नहीं आती इन लोगों को? डेमोक्रेसी की बात करते हैं। लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में जनता को अधिकार नहीं है कि जहाँ भी चाहे शांतिपूर्ण सभा करें अपनी, जहाँ भी चाहे शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें। मतलब किसी को अधिकार भी नहीं शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का, लेकिन ये लोग करने नहीं दे रहे थे। राज्यपाल के यहाँ जाना हुआ तो लाखों की तादाद में जाएं, असेंबली के सामने जाएं, उनको पूरा अधिकार है। हिंसा करे कोई तो दूसरी बात है। अगर बिना हिंसा, बिना कहीं तोड़ फोड़ किए कोई अपना स्वच्छंद रूप से अपने अधिकार की मांग कर रहा है, तो उन पे लाठी डंडे बरसाने का कोई मतलब नहीं बनता है। ये बात कर रहे हैं जयप्रकाश नारायण। हमसे मिलने आए पुलिस के कुछ अधिकारियों ने कहा, बड़े उच्च अधिकारी ने कहा, नाम लेना यहाँ ठीक नहीं होगा। मतलब किसी के भी बारे में बोलते हैं तो उसका नाम लेना ज़रूरी नहीं, बस उन्होंने जो कहा वो बोलना ज़रूरी है। मैंने कहा कि मैंने दीक्षित जी के मुंह से सुना है कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता। जब जयप्रकाश नारायण के बारे में ऐसा आप सोचते हैं तो जयप्रकाश नारायण के लिए यह सारा क्यों होता है? तो उनके नेतृत्व में यह प्रदर्शन और यह सभा होने वाली है। क्यों लोगों को रोकते हैं आप? जनता से घबराते हैं आप? जनता के आप प्रतिनिधि हैं, किसकी तरफ से शासन करने बैठे हैं आप? आपकी हिम्मत की लोगों को पटना आने से रोक लें, उनकी राजधानी आपकी राजधानी है। यह पुलिस वालों का देश है, यह जनता का देश है। डूब जाना चाहिए इन लोगों को। ऐसी नीचता का व्यवहार, बहुत कठोर शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ मैं, कठोर शब्द का प्रयोग नहीं करता, लेकिन यह नीचता का व्यवहार है। अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन हैं जो जनता के शांतिमय कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारियाँ करते हैं, उन पर लाठी चलाते हैं, गोलियाँ चलाते हैं। यह डेमोक्रेसी है, यह डेमोक्रेसी है, ये पूछ रहे हैं। इसे बदलना चाहती है जनता। जयप्रकाश नारायण छात्र युवक, क्योंकि जो भी आंदोलन इस देश में आज उठेगा उसका नेता युवक रहेगा। मित्रों, एक बात तो यह कहनी थी, मैं जानता हूं कि डॉक्टर रहमान यहाँ बैठे होंगे तो वे कुछ चिंता में पड़े होंगे कि इस ज़ोर से बोलने का असर मेरे हृदय पर बुरा होगा। मैं भी समझता हूं। अब ज़रा अपने को बांध के बोलूँगा। अभी हाल में मैं वेल्लोर में था तो हमारे परम मित्र और स्नेही उमाशंकर जो दीक्षित पटना आए थे,
उन्होंने मेरे संबंध में कुछ अच्छी बातें कही, साथ साथ कई प्रश्न उन्होंने उठाए। मेरा उनका बहुत पुराना संबंध है। 32-33 का आंदोलन जो चला था, मतलब 1932-1933 का, उसमें वो अंडरग्राउंड बम्बई में वो रहते थे, यहीं थे, अंडरग्राउंड नेता थे, मतलब छिप के रहते थे। और सदानंद जी ने, जो कि प्रेस के मालिक भी थे, उनकी स्थापना की थी उन्होंने, उनको ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा था। सदानंद जी ने, जो कि प्रेस के मालिक थे, उसकी स्थापना की थी उन्होंने, उनको ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा था। इसको अंडरलाइन कीजिए, ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा था। मुझे भी कोई बड़ी पदवी दी थी, पर मैं अपनी प्रशंसा नहीं करूंगा। उस समय दीक्षित जी से हमारा परिचय और हमारी घनिष्ठता मित्रता हुई। और अंडरग्राउंड जमाने की जो मित्रता होती है वह ठोस होती है, चाहे हम कहीं रहें वह कहीं रहें, ठोस रहती है। उसके बाद हम एक दूसरे के मित्र आज तक बने हुए हैं। कुछ ऐसे मित्र जिनके भाव अच्छे, हमारे पुराने मित्र जो सोशलिस्ट पार्टी में थे या जो नहीं थे भी थे, चाहते हैं कि जयप्रकाश नारायण और इंदिरा जी में कुछ मेल मिलाप हो। तो मित्रों, मेरा किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं, किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, चाहे वे इंदिरा जी हो या कोई हो। हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। इसको अंडरलाइन कीजिए, ये स्वप्रसंग व्याख्या में पूछ सकता है। हमें किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, चाहे वो इंदिरा जी हो। हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से और कार्यों से झगड़ा है। इसको अंडरलाइन कीजिए। जो कार्य गलत होंगे, जो नीति गलत होगी, जो सिद्धांत प्रिंसिपल्स गलत होंगे, जो पॉलिसी गलत होगी, चाहे वह कोई भी करे, मैं विरोध करूँगा। बात भी सही है, अपनी अकल के मुताबिक। हम लोग इनकी तरह नौजवान थे उस ज़माने में, लेकिन यह ज़रूरत थी होती थी हम लोगों की कि बापू के सामने हम कहते थे कि हम नहीं मानते हैं बापू यह बात। और बापू में इतनी महत्ता थी, इतनी महानता थी कि बुरा नहीं मानते थे, फिर भी बुलाकर हमें प्रेम से समझाना चाहते थे और समझाते भी थे। तो उनकी भी आलोचना की है मैंने। उस ज़माने में मैं घोर मार्क्सवादी था, मतलब ये मार्क्स के विचारों पर, कार्ल मार्क्स एक अपना विचार लिखते थे, ये उनके विचारों पे चलते थे। तो यहाँ पे आप अंडरलाइन करेंगे कि उस ज़माने में मैं घोर मार्क्सवादी था। तो मार्क्सवादी ये किस ज़माने में थे? जब ये महात्मा बापू का मतलब है यहाँ महात्मा गांधी से, तो ये महात्मा गांधी के ज़माने में मैं घोर मार्क्सवादी थे। तो मार्क्सवादी वर्ड नहीं पूछेगा, और पूछेगा कौन थे, तो आपको जयप्रकाश नारायण लिखना है उत्तर में। बाद में लोकतांत्रिक समाजवादी बना, किंतु बापू की मृत्यु के बाद कई वर्षों के बाद 1954 में मैं सर्वोदय में आ गया। जवाहरलाल जी थे, एक बड़े भाई थे, मैं उनको भाई कहता ही था। उनका बड़ा स्नेह था हमारे ऊपर, पता नहीं क्यों मुझे वह मानते थे बहुत। मैं उनका बड़ा आदर और प्रेम करता था। मतलब ये भाई किन को बोलते थे? जवाहरलाल नेहरू को। जवाहरलाल नेहरू को ये भाई कह के पुकारते थे। आपको याद रखना है, ये लाइन अंडरलाइन करना है इसको। लेकिन उनकी कटु आलोचना करता था, उनमें भी बड़प्पन था। अक्सर तो उन्होंने हमारी आलोचनाओं का बुरा नहीं माना, लेकिन पटना फायरिंग पर जो मैंने बयान दिया था, मैं मानता हूं कि बहुत सख्त भाषा का मैंने प्रयोग किया था, उस पर वह बहुत नाराज़ हुए। लाल बहादुर जी ने कश्मीर के मामले में कुछ किया, मैंने उनकी भी आलोचना की, उनको ताड़ भी दिया कि यह बहुत गलत काम आपने किया, इससे कश्मीर के सवाल को हल करने में आपको दिक्कत होगी। थोड़े ही दिनों में, 18 महीनों में वह चल बसे, देश का दुर्भाग्य है। यानी यहाँ पे आपको अंडरलाइन करना है एक बात, उन्होंने हमारी आलोचनाओं का बुरा नहीं माना, लेकिन पटना फायरिंग पर जो मैंने बयान दिया था, तो आपको अगर पूछेगा कि जयप्रकाश नारायण ने सख्त भाषा का प्रयोग अपने किस बयान में दिया था, तो आपको लिखना है पटना फायरिंग। यहाँ पे पटना में जो फायरिंग हुई थी उस पर इन्होंने जो बयान दिया था, उसमें इन्होंने सख्त भाषा का प्रयोग कर दिया था, जिससे जवाहरलाल नेहरू नाराज़ हो गए थे। अब आगे देखते हैं। इंदिरा का मतलब हुआ इंदिरा गांधी। इंदिरा जी से जो मेरे मतभेद हुए, जवाहरलाल जी के साथ जो मतभेद थे, जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी इंदिरा गांधी, उनसे कहीं ज़्यादा गंभीर और सीरियस हैं। जवाहरलाल जी से ये लिखा हुआ है यहाँ पे, परभ्रष्ट नीतियों के संबंध में, स्वराष्ट्र के परराष्ट्र शायद, हाँ, स्वराष्ट्र के संबंध में अधिक उनसे हमारा मतभेद नहीं था। तिब्बत के मामले में मतभेद था, चीन के मामले में, हंगरी के मामले में था। ये सब देश हैं, हंगरी, चीन, तिब्बत। और मैं कोई गर्व नहीं करता हूँ, मैंने उस समय जो आलोचना की, हंगरी के मामले में जो कुछ कहा, जवाहरलाल जी को बाद में मानना पड़ा। तिब्बत के बारे में मेरी बात तो नहीं मानी उन्होंने, लेकिन जब चीन ने उनको धोखा दिया तो उस धोखे का कारण उनके हृदय को ऐसी चोट लगी कि 2 बरस में चल गए, संभल नहीं सके। ऐसा घाव लगा जब चीन ने आक्रमण कर दिया। वह कभी उम्मीद नहीं करते थे, आशा नहीं करते थे कि चीन ऐसा करेगा। थोड़ी इनकी भी गलती थी। तो परराष्ट्र नीतियों के संबंध में मतभेद था, उनसे अंतर्देशीय प्रश्नों में नहीं मिलता था उतना मतभेद। अब आगे देखते हैं। अब एक बात ले लीजिए जिसके चलते बहुत ज़्यादा करप्शन राजनीति में है, वह क्या है? इलेक्शन का खर्चा, चुनाव का खर्चा। करोड़ों रुपये वे चुनाव पर खर्च करेंगे। ये आज भी ऐसा ही हो रहा है। एक तरफ गरीबी हटाओ का नारा लगाएंगे, समाजवाद का नारा लगाएंगे, और यह सब रुपया ब्लैक मार्केटियर कर लोगों से आप इकट्ठा करेंगे। अनअकाउंटेंट बनी करोड़ों रुपये, जिसका कोई हिसाब नहीं, कोई किताब नहीं। आज से नहीं, बरसों से मैं पुकार रहा हूँ कि भाई इस चुनाव की पद्धति में आमूल परिवर्तन होना चाहिए। चुनाव का खर्च कम करना चाहिए। अगर चाहते हैं आपकी गरीब उम्मीदवार खड़ा हो सके, मजदूर उम्मीदवार खड़ा हो सके, किसान उम्मीदवार खड़ा हो सके, गरीब पार्टी जो गरीब की पार्टी है वो अपने उम्मीदवार खड़ा कर सके। सुनता है कोई?
प्रेस रिपोर्टों से पता चलता है कि इस आंदोलन के द्वारा मैं दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना करना चाहता हूँ। दल विहीन लोकतंत्र सर्वोदय विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है और उस विचार का प्रचार पिछले वर्षों से मैं करता रहा हूँ और ग्राम सभाओं के आधार पर दल विहीन प्रतिनिधित्व स्थापित हो सके इसका प्रयत्न भी करता रहा हूँ। परंतु वर्तमान आंदोलन के संदर्भ में मैंने दल विहीन लोकतंत्र का जिक्र कतई नहीं किया है। फिर भी मेरे पुराने विचार को लेकर जनता में विशेषकर बुद्धिजीवियों में काफ़ी भ्रम फैलाया गया है। केवल अपने कम्युनिस्ट भाइयों के भ्रामक प्रचार की सफाई के लिए इतना ही कहूँगा कि दल विहीन लोकतंत्र तो मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में से है, यद्यपि यह वह उद्देश्य दूर का है। मार्क्सवाद के अनुसार समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे राज्य स्टेट का क्षय होता जाएगा और अंत में एक स्टेटलेस सोसाइटी कायम होगी। वह समाज अवश्य ही लोकतांत्रिक होगा, बल्कि उसी समाज में लोकतंत्र का सच्चा स्वरूप प्रकट होगा और लोकतंत्र निश्चय ही दल विहीन होगा। जब स्टेटलेस सोसाइटी शासन मुक्त समाज बनना जाता है तो वह शायद ही दलयुक्त होगा। आश्चर्य है कि कम्युनिस्ट बंधुओं को अपने इस मूल सिद्धांत का विस्मरण हो गया है। आगे, जहाँ तक वर्तमान आंदोलन का प्रश्न है, मेरी या अन्य किसी की, न छात्रों की, न विपक्षी राजनीतिक दलों की, न सर्वोदय सेवकों की यह कल्पना है कि इसमें से दलविहीन लोकतंत्र पैदा होगा, विधानसभा का विघटन हो जाएगा तो 6 महीने या वर्ष भर में फिर चुनाव होंगे जो वर्तमान कानून या चुनाव प्रणाली के अनुसार होंगे। विधानसभा के विघटन से संभावना तो यही है कि वर्तमान कानून तथा नियम आदि के अंतर्गत ही पुनर्निर्वाचन होगा। इसलिए प्रश्न उठता है, जैसा कि पिछले सप्ताहों में कई बार उठा भी है, कि उस हालत में विधानसभा के विघटन से क्या लाभ होगा। मुझे खेद है कि इसका उत्तर पिछले दिनों मैंने बार बार दिया है, पर इसको समझने की कोशिश थोड़े ही लोगों ने की है। इसलिए बार बार मुझसे यह सवाल किया है होता है कि जयप्रकाश नारायण वर्तमान चुनाव पद्धति और विधानसभा के चुनाव का कौन सा विकल्प देश पेश कर रहे हैं। मेरा अपना विकल्प चूंकि नए ढंग का, जो घिसे पिटे राजनीतिक चिंतन से भिन्न अलग है, इसलिए वह लोगों की समझ में नहीं आता। अगर मैं यह कह दूं कि मेरा विकल्प यह है कि मैं इस आंदोलन और संघर्ष में से एक नई पार्टी का निर्माण करूंगा तो सब लोग मेरी बात आसानी से समझ लेंगे और उसके बाद मेरी आलोचना शुरू हो जाएगी कि आदमी केवल अपनी सत्ता के लिए छात्र और जनता के आंदोलन का दुरुपयोग कर रहा है। लेकिन जब मैं कोई नई बात कहता हूँ तो उसको समझने की कोशिश कम होती है या नहीं होती है। तो क्या है मेरा कहना? संक्षेप में यह है कि आज की परिस्थिति में आम जनता को, आम मतदाता को केवल इतना ही अधिकार है कि वह चुनाव में अपना मतदान करे, परंतु मतदान प्रक्रिया न तो स्वच्छ और स्वतंत्र होती है, न उम्मीदवार के चयन में मतदाताओं का हाथ होता है और न चुनाव के बाद अपने प्रतिनिधियों पर उनका कोई अंकुश ही रहता है। मैं इन दोनों कमियों को दूर करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। यानी कि इन्होंने कितनी अच्छी बात की। बहुत बार क्या होता है कि जो भी नेता खड़े होते हैं चुनाव में, वो जनता के घर जाके पैसा दे देते हैं, उनको वोट मांगने के लिए रात में चुपके से जाकर उनको पैसा दे देते हैं कि आप मुझे ही वोट दीजिएगा। तो ये कोई प्रक्रिया नहीं हुई। मतदान तो स्वच्छंद रूप से होना चाहिए, जिसमें कि किसी का प्रेशर नहीं पड़े। न उम्मीदवारों के चयन में मतदाताओं का हाथ होता है, न चुनाव के बाद अपने प्रतिनिधियों का। इसको आपको अंडरलाइन करना है, ये लाइन पूछ सकता है परीक्षा में। न उम्मीदवारों के चयन में मतदाताओं का हाथ होता है, न चुनाव के बाद। ये इस प्रसंग से जयप्रकाश नारायण क्या कहना चाहते हैं? तो आपको अभी मैंने बताया कि किस तरह ऐसा होता है चुनाव में। तो मैं बाद में प्रश्न आंसर में भी आपको इसका लिखवा दूंगा। अपना देश पिछड़ा हुआ, इसलिए बावजूद इसके कि हमने लोकतंत्र की स्थापना की है। विकसित देशों के लोकतांत्रिक समाज में जो प्रति प्रभावी शक्तियाँ, यानी परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करने वाली शक्तियाँ होती है, जनमत का जो प्रबल प्रभाव प्रतिनिधियों पर नियंत्रण पड़ता है, जो स्वतंत्र और साहसी प्रेस, पत्र पत्रिकाओं के रोल होते हैं, शिक्षित समुदाय का जो वैचारिक और नैतिक असर होता है, इस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का, यानी जनता और शासन के बीच की संरचना का यहाँ नितांत अभाव है। ऐसी स्थिति में हमारा लोकतंत्र केवल नाम मात्र का रह जाता है। इस पूरी अंतरिम संरचना का, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण तो एक दिन में नहीं हो सकता, परंतु उसके अभाव में आम जनता या मतदाता मतदान के सिवा कोई भी पार्ट अदा नहीं कर सकता, जिसके परिणाम स्वरूप मंत्री तथा विधायक निरंकुश और स्वच्छंद हो जाते हैं और जनता का किसी प्रकार का अंकुश उन पर नहीं रहता, सिवाय इस भय के कि अगले चुनाव में जनता यदि चाहे तो उनको वोट नहीं दे। परंतु यह भय भी रुपया, जाति, बल प्रयोग, मिथ्याचरण आदि के कारण निष्प्रभ हो जाती है। यानी कि अगर कोई नेता पहले बहुत ज़्यादा वादा कर ले कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, जनता को रुपया पैसा भी दे दे और उनसे वोट ले ले, तो आप यहाँ पे एक लाइन मेरा समझिएगा। तो वोट तो वो लेके बन जाएगा सरकार, लेकिन अगले चुनाव में, मतलब 5 साल के बाद जो दोबारा चुनाव होगा, उसमें इनको ये भी भय नहीं रहता। अगर रहता भी तो नाम मात्र रहता है क्या कि ये अगले मुझे वोट नहीं देंगे, लेकिन जैसे ही समय आता है वो फिर से रुपया पैसा का लोभ या कोई भी ऐसा लोभ देके बल प्रयोग, मिथ्याचरण आदि के कारण जनता को निष्प्रभ कर देते हैं और फिर से उनसे वोट ले लेते हैं। अब चूंकि प्रदेश के छात्र, युवक और सर्वसाधारण जनता जागृत हो गई है, वह आगे बढ़ रही है और कुछ नया चाहती है, वर्तमान परिस्थिति में परिवर्तन चाहती है। अतः इस परिस्थिति का लाभ उठाकर मैं चाहूँगा कि आज जो असंगठित जनता है उसमें ऐसी शक्ति आ जाए कि वह सही आदमी का चुनाव कर सके तथा चुनाव के बाद अपने प्रतिनिधियों के आचरण पर यथासंभव अंकुश रख सके। इस संबंध में मेरे कुछ सुझाव है। एक तो यह है कि जब विधानसभा का अगला चुनाव हो तो हमारी छात्र संघर्ष तथा जन संघर्ष समितियां मिल करके आम राय से अपना उम्मीदवार खड़ा करें, अथवा जो उम्मीदवार खड़े किए जाएँ उनमें से किसी को मान्य करें। यदि इन समितियों के बीच आम राय नहीं होती तो हम कोई ऐसा रास्ता बनाएंगे जिससे आपस में फूट हुए बगैर ये समितियाँ अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकेंगी।
या किसी एक उम्मीदवार को अपनी मान्यता दे सकेंगे। इस प्रकार के चुनाव में जनता का एक बहुत बड़ा पार्ट होगा, यानी जनता और छात्रों की संघर्ष समितियां उम्मीदवार के चयन में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगी। दूसरी बात यह है कि जो भी उम्मीदवार अमुक चुनाव क्षेत्र से जीतेगा उसके भावी कार्यक्रमों पर कड़ी निगरानी रखने का काम ये संघर्ष समितियां करेंगी, और अगर उस क्षेत्र का प्रतिनिधि गलत रास्ता पकड़ता है तो उनको इस्तीफा देने को बाध्य करेंगी। इस प्रकार से जनता का अंकुश इन लोगों के ऊपर होगा और आज की तरह उच्छृंखल, आज की तरह निरंकुश और स्वच्छंद वे नहीं रह पाएंगे। जो शब्दार्थ है मैं उनका अर्थ आपको अंत में बताऊंगा, इसमें दिया भी है तो आप इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। ये शब्दार्थ के लिए है सिर्फ। इस सिलसिले में एक और बात स्पष्ट करना आवश्यक है। अब ये निबंध भाषण का अंतिम भाग है। जो संघर्ष समितियां छात्रों की या जनता की बन गई हैं या बन रही है, उनका काम केवल शासन से संघर्ष करना नहीं है, बल्कि उनका काम तो समाज के हर अन्याय और अनीति के विरुद्ध संघर्ष करने का होगा। और इस प्रकार से इन समितियों के लिए बराबर एक महत्वपूर्ण कार्य रहेगा। गाँव में छोटे अफसरों या कर्मचारियों की, चाहे वे पुलिस के हो या अन्य किसी प्रकार के, जो घूसखोरी चलती है उसके खिलाफ तो संघर्ष रहेगा ही। साथ साथ जिन बड़े किसानों ने बेनामी या फर्जी बंदोबस्तियां की है उनका भी विरोध ये समितियां करेंगी और उनको दुरुस्त करने के लिए संघर्ष करेंगी। गांव में तरह तरह के अन्याय होते हैं। मेरी कल्पना है ये समितियां उन अन्यायों को भी रोकेंगी। इस प्रकार से जनता की या छात्रों के निर्दलीय संघर्ष समितियां स्थायी रूप से कायम रहेंगी और केवल लोकतंत्र के लिए नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक और नैतिक क्रांति के लिए अथवा संपूर्ण क्रांति के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करेगी। तो ये बहुत अच्छा भाषण था जयप्रकाश नारायण द्वारा पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 को दिया गया ये भाषण। तो आपको हर चीज़ अपने मतलब एकदम याद रखना है, जैसे कोई पूछे तुरंत बता देना है। तो मतलब इस तरह से अगर आप ऑब्जेक्टिव याद करेंगे तो कहीं फंसेंगे नहीं। तो आप यहाँ देखते हैं बहुत सारा क्वेश्चन है, तो मैं पीडीएफ में टेलीग्राम पे इसका आंसर डाल दूंगा। आंदोलन के नेतृत्व में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे? आंदोलन का नेतृत्व वे किस शर्त पर स्वीकार करते हैं? अगर कोई भी आंदोलन होगा तो वे किस शर्त पर स्वीकार करते हैं? अगर आंदोलन हो तो उसमें सबसे पहले युवाओं की भूमिका रहे और बाद में उस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए बाकियों का साथ रहे। तो उनके यही विचार थे। इसी बात को मैं डिटेल में लिख के बता दूंगा आपको जब इसका मैं प्रश्न उत्तर करवाऊंगा। उसके बाद और भी देख सकते हैं आप, यहाँ 100% व्याख्या है। अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन है जो जनता की शांति में कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मैं पीडीएफ में बता दूंगा आपको क्या क्या लिखना है, पीडीएफ दे दूंगा तो आप पीडीएफ से लिख लेंगे। हमारे टेलीग्राम पे वो पीडीएफ मिल जाएगा आपको। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको शब्दार्थ। इंफ्रास्ट्रक्चर जो वर्ड यूज हुआ था उसका मतलब होता है आधारभूत ढांचा। मतलब कोई भी चीज़ का अगर ढांचा हम बना रहे हैं, जैसे एक मकान खड़ी कर रहे हैं तो सबसे पहले उसका बेस मजबूत करना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब होता है आधारभूत ढांचा, उसका मतलब वही होता है। मतलब कोई भी चीज़ का बेस मजबूत होना चाहिए। हृदयग्राही मतलब हृदय को आकर्षित, ये मैंने बताया भी था। लेबोरेटरी होता है प्रयोगशाला। स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति, असिस्टेंट, सहायक, अंकुश व नियंत्रण, स्वच्छंद व स्वतंत्र अपने मन मुताबिक। और उच्छृंखल एक वर्ड आया था, इसका मतलब होता है नियम कायदा तोड़ने वाला। तो यहाँ से आपको जो वर्ड भारी लग रहा है यहाँ से आप देख के समझ सकते हैं। और बुजुर्ग आ क्लास जो है उसका मतलब होता है पूंजीपति वर्ग और उसमें निष्ठा रखने वाला। पूंजीपति मतलब होता है पूंजियों से परिपूर्ण, पूंजी की कमी नहीं। तो उसको उस वर्ग में आने वाले सारे लोग पूंजीपति वर्ग के कहलाते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया वीडियो। आप अगर आपने अंडरलाइन तो कर ही दिया होगा, तो मैं जितना बात बोला हूँ सबको याद रखना आपको। और ऑब्जेक्टिव के रूप में एक 1 लाइनर आंसर के रूप में आपको एक नई कॉपी बनाना, उसमें जितना भी मैंने अंडरलाइन करा है उसको अपने आप से क्वेश्चन बना के अपने आप से क्वेश्चन बना के उसका आंसर 1 लाइन में लिखना है। तो ऐसे आपको 1 लाइन वाला ऑब्जेक्टिव याद करना है ताकि अगर आपको ये ऑब्जेक्टिव में भी आए तो आप उसका तुरंत आंसर दे सकें। तो ये 3 अध्याय तो मेरा हो गया। अगला वीडियो ये ऐसा आएगा कि हम लोग पहले देखेंगे 3-3 अध्याय करके देखेंगे। जैसे ये 3 अध्याय हम लोगों का पूर्ण हो गया जयप्रकाश नारायण वाला। अब हम लोग 3 अध्याय के बाद थोड़ा सा रुकेंगे, उसके बाद चौथा अध्याय स्टार्ट करेंगे। 3 अध्याय में हम लोग ये देखेंगे कि क्वेश्चन बैंक में किस तरह का क्वेश्चन आया है। 2009 से लेकर 2022 तक का जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, अगर 22 का लास्ट ईयर का क्वेश्चन है तो कहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा गया, उस सारे क्वेश्चन को आपको तैयार करवाऊंगा। उसके बाद हम लोग आगे चौथा अध्याय की ओर बढ़ेंगे, वो एक ही वीडियो में सारा मैं करवा दूंगा। जितना भी क्वेश्चन 1, 2, 3, बस ये 3 ही अध्याय का पहले हम लोग देखेंगे। 1 में है बातचीत जिसके कि लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं। 2 में उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और 3 में जयप्रकाश नारायण। ये है लिखा है संपूर्ण क्रांति इन्होंने। तो ये आपको विधा भी याद रखनी है, जन्मतिथि भी याद रखनी है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो तो आप आराम से वीडियो को देखें। मतलब ये उबने वाली कोई बात नहीं कि आपको ये लगे कि बहुत ज़्यादा लेट हो गया, बहुत ज़्यादा हिंदी पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, ऐसा आपको नहीं सोचना है। हिंदी तो एक रस वाला विषय, आप कहानी की तरह भी चाहेंगे तो भाषण को भी कहानी की तरह पढ़ सकते हैं। और अगर आपको परीक्षा में अच्छा नंबर लाना है तो इनकी जो मैंने बोला है जहाँ पे अंडरलाइन करने वो सब आपने कर ही लिया होगा। तो चलिए अगले वीडियो में मैंने जो बोला वो बताऊंगा। अब क्वेश्चन आंसर पे हम लोग फोकस करेंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों, किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। 3-3 अध्याय करके, हर 3 अध्याय के खत्म होने पर हम लोग यही करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, अगर अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।